नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। एक बड़ी खबर जो सीएम नीतीश कुमार से जुड़ी हुई, सबसे पहले वो आपको बताते हैं। सीएम नीतीश कुमार राजगीर रवाना हो गए हैं और जू सफारी और गंगा उद्भव योजना का जायजा लेंगे। राजगीर में वो अन्य विकास कार्यों को भी देखेंगे सीएम नीतीश कुमार। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम नीतीश कुमार जो है वो राजगीर के लिए रवाना हो चुके हैं और राजगीर में जू सफारी और गंगा उद्भव योजना का सीएम नीतीश कुमार जायजा लेंगे। तो दूसरे विकास कार्य वहां चल रहे हैं, उनका भी जायजा लेंगे, उनको भी देखेंगे सीएम नीतीश कुमार। आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। आनंद, नीतीश कुमार राजगीर के लिए रवाना हो गए, क्या कुछ कार्यक्रम है उनका वहां? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर के लिए रवाना हो चुके हैं और अब से लगभग आधा घंटा पहले वो राजगीर के लिए रवाना हुए और राजगीर में कई सारे विकास कार्य चल रहे हैं, उसका जायजा लेंगे। इसके अलावा जो जू सफारी बन रहा है, जिसकी चर्चा बहुत जबरदस्त हुई थी और उसमें क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं, कहाँ तक काम पहुंचा है, उसका जायजा लेंगे नीतीश कुमार। क्योंकि कल से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, ठीक उसके पहले राजगीर के विकास कार्यों की पूरी जानकारी नीतीश कुमार लेना चाहते हैं और इसीलिए खुद पहुंचे हैं राजगीर। और दूसरा कि गंगा के पानी को राजगीर और बोधगया और गया नवादा की तरफ जो ले जाने की योजना बिहार सरकार ने बनाई थी, तो उसका भी काम कहाँ तक पहुंचा है, इसका जायजा लेंगे। तो जाहिर सी बात है, राजगीर को लेकर कई सारी परियोजना चल रही है, कई सारी योजनाएं चल रही हैं। उन तमाम योजनाओं को जमीनी स्तर पे उस प्रगति क्या हुई है, कितना विकास कार्य हुआ, तमाम जानकारी लेने के लिए नीतीश कुमार राजगीर के लिए रवाना हो चुके हैं। आनंद, सबसे बड़ी बात कि राजगीर पहले से बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन कहीं ना कहीं सीएम नीतीश कुमार की ये निजी इच्छा भी नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि वो बड़े टूरिस्ट स्पॉट के रूप में इसे विकसित करना चाहते हैं। यही वजह की गंभीरता भी दिखा रहे हैं सीएम। बिल्कुल, देखिए, इसके पहले भी राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर हो या फिर जू सफारी हो, कई सारे ऐसे ऐतिहासिक स्थल भी हैं जिसको लगातार विकसित किया जा रहा है। और नीतीश कुमार की पूरी कोशिश है कि राजगीर को एक ऐसे हब के रूप में विकसित किया जाए जहां पे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आए, क्योंकि बौद्ध सर्किट से भी राजगीर जुड़ा हुआ है और वहां पे भी कई सारे ऐसे अवशेष हैं जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार की पूरी कोशिश है कि राजगीर को डेवलप किया जाए और राजगीर आने वाले समय में सैलानियों के लिए बड़ी जगह बने जहां पे सैलानी बड़ी संख्या में आ सके। और साथ ही नीतीश कुमार ने राजगीर को कई सौगात भी दी है। तो देखिए, राजगीर को लेकर नीतीश कुमार का पहले से ही सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने राजगीर पर विशेष ध्यान दिया है और राजगीर के विकास के लिए कई सारी योजनाओं का भी शुरुआत किया है। तो जैसी बात है, उन तमाम योजनाओं को नीतीश कुमार जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं। और अगर कोई मुख्यमंत्री अगर किसी योजना को देखने के लिए खुद से देखिए, पर्यटन स्थल को लेकर राजगीर को लेकर खास से गंभीर है सीएम नीतीश कुमार और आज राजगीर रवाना हुए हैं। वहां पर गंगा सफारी और जो उद्भव गंगा योजना है उसका जायजा लेंगे। दूसरे जो विकास कार्य हो रहे हैं उनकी भी वो वहां पर समीक्षा करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद। जातिगत जनगणना और जनसंख्या नियंत्रण पर जागरूकता के पक्ष में नीतीश कुमार के बयान के बाद विपक्ष नए समीकरण की उम्मीद लगा रहा है। कांग्रेस और आरजेडी ने कहा कि नीतीश जी का दोनों मुद्दों पर जो स्टैंड है वो बीजेपी से अलग है और आरजेडी कांग्रेस के स्टैंड से मिलता है। वहीं बीजेपी ने विपक्ष की इस उम्मीद को सत्ता के लिए बेचैनी बता दिया है। देख रहे हैं 2-4 दिनों में जो उनका राय आया है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, तो ये हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी एवं तेजस्वी यादव जी का पहले से मांग रहा है और इसमें अगर नीतीश कुमार जी अगर साथ आ रहे हैं तो हम लोग उनका स्वागत करते हैं। देर आए दुरुस्त आए, हमारे चाचा हैं और उनको भी पता है कि जातीय जनगणना इसलिए जरूरी है कि जातीय जनगणना हो और पता तो चले कि किसकी कितनी आबादी है। तो स्वाभाविक है, हमारी मांग है वो सतत मांग है। जैसे शराबबंदी पर विधानमंडल का सर्वसम्मति प्रस्ताव, विशेष राज्य के दर्जा पर सर्वसम्मति का प्रस्ताव, उसी ढंग से जातिगत जनगणना पर भी सर्वसम्मति का प्रस्ताव। जनसंख्या नियंत्रण पर तो हमारी राय एकदम बिल्कुल स्पष्ट है। एक बार जरूर होना चाहिए कास्ट बेस्ड सेंसस, ताकि मालूम हो जाए और जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं, एससी एसटी के अलावे बाकी जो लोग हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा और पता चल जाएगा कि सही मायने में इनकी संख्या कितनी है। कहीं न कहीं एनडीए में जेडीयू और बीजेपी के बीच में कुछ भी नीतिगत मुद्दों पर समानता नहीं है और ऐसी परिस्थिति पर्याप्त है समझने को कि आने वाले समय में कोई और भी इक्वेशन बन सकता है जहां राज्य के इंटरेस्ट में, राज्य के लोगों के इंटरेस्ट में अगर मुख्यमंत्री कांग्रेस आरजेडी के स्टैंड के साथ अपने आप को लाते हैं। महागठबंधन को बेचैनी है, वो राय देते ही रहते, वो सत्ता से बाहर जीना नहीं चाहते हैं और उनका स्टॉक खत्म हो गया तो स्टॉक पूरा करने के लिए वो किसी को आमंत्रण दे सकते हैं। सत्ता उनके सुविधा के लिए है। कोनो
बिहार के विकास के लिए सत्ता उनको नहीं चाहिए, उनको परिवार के विकास के लिए और सुविधा के लिए सत्ता चाहिए। तो वैसा आदमी जो सत्ता सुविधा के लिए चाहता है वो कहीं किसी को आमंत्रण दे सकता है, कहीं जा सकता है। इधर संपर्क यात्रा के दौरान बक्सर पहुंचे जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आधा दर्जन गांव में कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और बिहार सरकार की उपलब्धियों को बताया। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि जेडीयू के संपर्क में कई विपक्ष के नेता हैं जो सीएम नीतीश कुमार के बेहतर काम से प्रभावित हैं और सही समय पर विपक्ष के नेता जो है ये सही फैसला भी लेंगे। हालांकि ये भी कहा उन्होंने कि विपक्ष के नेताओं का वहां दम घुट रहा है और जब वक्त आएगा वो खुद बड़ा फैसला लेंगे। ये संपर्क में तो ऑलवेज रहते ही हैं, लोग हैं संपर्क में, लेकिन हम आपको साफ साफ बतावें कि हम लोगों की ओर से कोई कोशिश नहीं है कि कोई विपक्ष का नेता हम लोगों के साथ आवे, कोई कोशिश नहीं। उनकी खुद की परेशानी है, जिस परेशानी के कारण लोग हम लोगों से संपर्क में। आने वाले समय में सर वो संपर्क करें, मतलब सही निर्णय लेंगे? अब तो उनके ऊपर है, लेकिन जिस तरह से दमघुटन की स्थिति में वहाँ है, निश्चित रूप से देर सवेर डिसीजन लेंगे ही लोग। लेकिन जदयू के संपर्क में है सर विपक्ष के नेता? तो बता तो रहे हैं, हम तो कितनी बार आपको बता दिए। इधर दरभंगा में बाढ़ का पानी लगातार अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है। भरौल गांव के पास बाईपास रोड से जोड़ने वाली सड़क पर बाढ़ का पानी चढ़ जाने की वजह से इलाके के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत लाखों रुपए से बनी सड़क अब किसी स्विमिंग पूल से कम नहीं दिखाई दे रही। सड़क संपर्क टूट गया है और करीब 5 से 7 पंचायत के हजारों लोगों की परेशानियां यहां बढ़ गई है। गांव के लोगों के लिए अब नाव भी यहां पर एकमात्र सहारा बचा है। यही हाल है सर, बुरा हाल है गांव का। 3-4 जगह पानी है यहाँ। 7 पंचायत 7 गांव का ये रास्ता है। आदमी को दिक्कत है इस रोड से बहुत। कैसे आते जाते हैं? नैया के सहारा आते जाते हैं। अभी डर नहीं लगता? डर तो लगबे करता है सर, लेकिन ऐबे करेंगे, मजबूरी है। पशु वशु सब मरिए रहा है सर, चारा हरा के लिए। और रांची पुलिस की वर्दी को दागदार करने वाला एक वीडियो फिर से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि पीसीआर 29 के पुलिसकर्मी मवेशी लदे वाहन से वसूली कर रहे हैं। ट्रक ड्राइवर ने आरोप लगाया कि पीसीआर का रेट फिक्स है, हर फेरे में 300 रुपए देने ही पड़ते हैं। वीडियो को गंभीरता से लेते हुए रांची एसएसपी ने मामले की छानबीन की जिम्मेवारी डीएसपी हेडक्वार्टर 2 को दी है। वहीं मामले पर एसएसपी ने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अगर रिपोर्ट सही पाई जाती है तो पीसीआर 29 में मौजूद पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी होगी। पीसीआर के कितना पैसा दिया? लोग का तो खर्चा बना हुआ है, हर एक चक्कर लगता है। हर चक्कर में देता है हर पीसीआर वाला को 300 रुपए लगता है। 300 लगता है? क्या चीज का लेता हूँ? उसको पेमेंट है कि खर्चा हम पानी दे दीजिए और क्या। पीसीआर 29 नंबर पूछिए। 29 नंबर लिया पीसीआर। बोलो बोलो। अरे सर 29 नंबर की कितना है, हम देखे ध्यान नहीं दिए। कहाँ लिया है? ये पीछे कहा थे, यहीं पर फैक्ट्री में लिया है। हाँ ये सामने पदाधिकारी हैं, उनको मैंने कहा कि इमीडिएटली आप इस पर रिपोर्ट करें और रिपोर्ट आने के उपरांत जो कठोर से कठोर कार्रवाई होगी निश्चित रूप से होगी। आपने पास्ट में भी देखा है किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटीज में कहीं से किसी पुलिस वाले की संलिप्तता रही है, इमीडिएटली कार्रवाई की गई है। और जैसे कि हम सबका जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, तो अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट कार्य करना किसी पुलिस कर्मी के लिए ये क्षमापद नहीं होगा और इसके लिए दंड के पात्र होंगे। आज से सावन की शुरुआत हो गई। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत पटना में मंदिर बंद है। श्रद्धालु मंदिर के बाहर से ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज से सावन की शुरुआत हो गई है और सावन में भगवान शिव की आराधना की परंपरा रही है। हालांकि इस दौरान राजधानी पटना के जो मंदिर हैं वह आम श्रद्धालुओं के लिए बंद हैं। हाँ, 21 की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो मंदिरों में जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन सामूहिक पूजा का आयोजन मंदिरों में नहीं होगा। और ये तस्वीर है पटना के बोरिंग रोड स्थित मंदिर की, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं भगवान की पूजा अर्चना जो है वो लगातार जरूर की जा रही है, लेकिन जो भक्त है वो यहाँ पर नहीं है। एक महिला भक्त जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जल्दी आएंगे, सवेरे आएंगे, मॉर्निंग में करके जाएंगे पूजा। लेकिन सामूहिक रूप से तो नहीं आना, अकेले आएंगे और किसके साथ आएंगे? अभी तो नहीं, कभी कभी सोमवार को आती हूँ, हरदम सोमवार को आती हूँ। हाँ, मेरा नाम अन्नू है।
बिल्कुल आपने सुना क्या सावन की शुरुआत है इसलिए वो पहुंची हैं और बिल्कुल भगवान की पूजा अर्चना जो है वो श्रद्धालु जो है उसको रोक नहीं पाते हैं और इसी तरीके से मंदिरों में इक्के दुक्की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और भगवान की आराधना में लगे हुए हैं। अभी भी देखिए कई लोग जो है वो बैठे हुए हैं यहाँ पर, श्रद्धालु जो है, और पूजा अर्चना जो है वो चल रही है। तो मंदिरों में कमोबेश आजकल ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलती है। चूंकि कोविड-19 का प्रोटोकॉल है तो प्रशासन की तरफ से सख्त हिदायत है कि सामूहिक पूजा का आयोजन भीड़ भाड़ नहीं होगा। मंदिर जो है आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे और यही कारण है कि मंदिरों में उतनी भीड़ नहीं देखी जा रही है, लेकिन श्रद्धालु जरूर पहुंच रहे हैं। कई ऐसे मंदिर जो हैं वहां पर लोग जो प्रवेश द्वार है जहां से एंट्री होती है वहीं पर से भगवान की आराधना कर लेते हैं, भगवान की पूजा कर लेते हैं। तो सावन में एक बार फिर से आप अपने घरों में ही भगवान शिव की आराधना करें, क्योंकि मंदिर जो है वो फिलहाल आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए एक बार फिर धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया है, लेकिन लोगों की आस्था एक बार फिर कोरोना के डर पर भारी पड़ रही है। बिहार के प्रसिद्ध शिव मंदिर सिंहेश्वर धाम में सावन शुरू होते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। मंदिर परिसर में लोगों को प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। पूरे परिसर को बैरिकेड लगाकर घेर दिया गया, लेकिन श्रद्धालुओं को कौन समझाए। मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी जा रही है। रविवार होने की वजह से दूर दूर से लोग बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए आ रहे हैं। इस दौरान जहां तहां लोग पूजा भी करते देखे जा रहे हैं। कुछ पंडित भी लोगों को पूजा कराते देखे जा रहे हैं, लेकिन मंदिर बंद होने से पुजारी और दुकानदार दोनों परेशान हैं, क्योंकि उनके सामने रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है। आते हैं दूर दराज से और बाबा को कहीं से अपना प्रणाम करके जल चढ़ा के चले जाते हैं। अब वहाँ पे पूजा हो रहा है तो उसको कोई देखने वाला नहीं। यहाँ पे कितना गरीब आदमी का घर चलता था, 500,000 परिवार यहाँ कमा के खाता था। यहाँ सर स्पेस भी था, कितना भी सर। एक तो सावन पूरा सब जानता है बंदी, उतना तो भीड़ होता नहीं। जो रोटी चलता है यहाँ से हम लोग का, वो सब चौपट हो गया। और सावन के पहले दिन रांची के प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर समेत तमाम शिवालय सरकार की गाइडलाइंस के कारण बंद है। शिवालय बंद रहने और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन होने की वजह से शिवालयों में श्रद्धालुओं की संख्या नहीं के बराबर है। रांची के पहाड़ी मंदिर का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। श्रावण की पहली सोमवारी पर राजधानी रांची के तमाम शिवालय बंद हैं। हम इस समय मौजूद है रांची के पहाड़ी मंदिर में और आप देख रहे होंगे कि पहाड़ी मंदिर का प्रवेश द्वार भी बंद है और साथ ही इसके पीछे दो वजह है। एक तो सरकारी गाइडलाइंस के तहत प्रवेश द्वार बंद कर दिया गया है, भक्तों के भीतर प्रवेश की मनाही है, और दूसरी की आज रविवार है, संपूर्ण लॉकडाउन है, लोगों का घर से बेवजह निकलना भी मना है। हालांकि पहली सोमवारी पर तो कल है, लेकिन आज पहला दिन है श्रावण का। कुछ लोग जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, खुद को सर ये नहीं समझ में आ रहा है कि मंदिर अभी तक खुला क्यों नहीं है, ये नहीं समझ आ रहा। हम लोग निकले थे मंदिर में दर्शन करने के लिए, लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं ताला लगा हुआ है। हम तो चाह रहे थे कि बाबा का दर्शन हो जाता, सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो जाए, ताकि हमारे जैसे जितने भी श्रद्धालु हैं उनको बाबा का दर्शन मिल सके, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। हम लोग का यही कहना है कि जब सब कुछ में सरकार जब अपना गाइडलाइन दे रही है तो मंदिरों में ताला क्यों? कुछ संख्या के तहत हमको लगता है मंदिर का पट खोलना चाहिए था, दरबार खोलना चाहिए था। एक सरकार एक तय कर ले, जिला प्रशासन एक तय कर ले कि प्रत्येक दिन 100 आदमी या 200 आदमी 500 आदमी एक दिन पहले या 2 दिन पहले उसका रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया रहता। हमको लगता है उस माध्यम से मंदिर खोला जा सकता है, जब हर कुछ खुल सकता है। हम भोले बाबा से यही मांग रहे हैं कि कोरोना हम लोग के देश से हट जाए, सब आदमी लोग आज़ाद रहें। ये बीमारी को लेकर जितना भी आदमी सब डरे हुए हैं, सबके मन से डर हट जाए और भोले बाबा सबको सुख समृद्धि शांति सब प्रदान करते रहे। तमाम दुखों को कोरोना का नाश करें। हालांकि इस बार पहाड़ी मंदिर में भले ही प्रवेश पाबंदी हो, लेकिन पहाड़ी बाबा के ऑफिशियल वेबसाइट पर दर्शन की व्यवस्था की गई है। अगर आपको कोई पूजा करानी हो तो आप भी ऑनलाइन पूजा करा सकते हैं, आपके नाम से यहाँ पूजा कर दी जाएगी। तमाम ऐसी व्यवस्था की गई है, लेकिन बावजूद जो आप कह सकते हैं कि श्रावण का पहला दिन है, लॉकडाउन भी है, रविवार भी है, लेकिन कुछ श्रद्धालु यहाँ पर अपने आप को पहुँचने से नहीं रोक पाए हैं, पहुँचे हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों का आना जरूरी है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि पहले दिन और लॉकडाउन का जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन का असर रांची के पहाड़ी मंदिर में नजर आ रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची।
भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोधगया में गरीबों के लिए निःशुल्क मॉल खुला है, जहां से जरूरतमंद राशन का सामान मुफ्त ले जा सकते हैं। जापान और फ्रांस की संस्थाओं से संयुक्त प्रयास के बाद ये मॉल खुला है। क्या है इस मॉल की खासियत, बता रहे हमारे सहयोगी एलन लिली। अभी हम पहुंचे हैं बोधगया के रत्ती बीघा में और आपको कुछ हम नज़ारा दिखाते हैं। ये किसी मॉल नहीं जहां लोग खरीदारी कर रहे हैं, बल्कि जो गरीब लोग हैं उन्हें मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। और ये दरअसल बोधगया के जो संस्था है और जापानी संस्था के द्वारा की मदद से इन लोगों को निःशुल्क फ्री में राशन मुहैया कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि आटा है, चावल है, आलू है, तेल है, सैनिटाइजर है, तमाम ऐसे कई तरह के जो चीज़ें हैं जो आप खुद यहाँ से लोग ले रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे आप नज़ारा देख सकते हैं, जो लोग हैं वो जिनको जितनी ज़रूरत है वो खुद अपने हाथों से ले रहे हैं। ये देखिए एक बच्ची है, एक महिलाएं हैं, लोग खुद से अपने ज़रूरत के मुताबिक वो ले रहे हैं। दरअसल बोधगया के संस्था जो है जनहिताय संस्था द्वारा इस तरह का ये अच्छी पहल की जा रही है और बोधगया की संस्था के साथ साथ जो जापानी संस्था है उनके पहल के द्वारा ये जो राशन सामग्री है वो दिया जा रहा है। आधार कार्ड भी लेकर आएंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार द्वारा हम लोग NGO के माध्यम से हमेशा सरकार की मदद करते आए हैं, सुरक्षा हो सके हमारा समाज, हमारा भारत। मेरा नाम आनंद विक्रम, फाउंडर सेक्रेटरी जनहिताय वेलफेयर ट्रस्ट बोधगया। निश्चित तौर पर इनके द्वारा जो किया जा रहा है जो कार्य है वो काफ़ी प्रशंसनीय है। जापान की संस्था हो, फ्रांस की संस्था हो और जो बोधगया की जो संस्था है जनहिताय संस्था के द्वारा गरीबों को जो मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ जानकारी मिली सर, यही फ़ोन किए थे सुबह में कि कुछ जो भी बच्चा को मिलेगा राशन पानी हो। क्या दिक्कत हो गई थी कोरोना काल में राशन की कोई दिक्कत नहीं है सर, बच्चे लोग का राशन जो मिलता है तो अच्छी पहल है ना। जी सर। निश्चित तौर पर बोधगया के रहने वाले जो गरीब तबके के लोग हैं जिनको दिक्कत हो गई थी, खाने के लाले पड़ गए थे, उसके लिए यह जो पहल है वो काफ़ी प्रशंसनीय है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। अब बात पटना के 10 महीने के आयांश की, जिसके पास महज 14 महीने का वक्त बचा है। लेकिन अगर आप मदद का हाथ बढ़ाएंगे तो आयांश दुर्लभ बीमारी को मात देकर अपनी पूरी जिंदगी जी सकेगा। बीमारी जब हैसियत से बड़ी हो जाए तो तरकीबें फेल हो जाती हैं और उम्मीदें टूटने लगती है। पटना के आयांश की बीमारी भी कुछ ऐसी ही है जो न सिर्फ उसके माता पिता को परेशान किए हुए है, बल्कि उन्हें एक एक पैसे का मोहताज भी बना दिया है। पटना का आयांश ऐसी दुर्लभ बीमारी से गुजर रहा है जो आज तक बिहार में किसी को नहीं हुआ। सिर्फ 10 महीने का आयांश जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, लेकिन इलाज के लिए उतने पैसे नहीं कि परिजन अपने दम पर अपने लाडले को मौत के मुंह से जाने से बचा सके। बिहार का बच्चा बीमार है, उसे मदद की दरकार है। परिवार इलाज के खर्च के आगे लाचार है। जनता और सरकार से मदद की लगा रहा गुहार है। 10 महीने का ये है आयांश, बड़ी बहन की गोद में खेलता आयांश 14 महीनों का मेहमान है, क्योंकि आयांश दुर्लभ SMA फेज 1 बीमारी से ग्रसित है। इसके इलाज के लिए बस एक इंजेक्शन की जरूरत है, लेकिन उस एक इंजेक्शन की कीमत 16 करोड़ रुपए है। पटना के रहने वाले आयांश के माता पिता की इतनी इनकम नहीं है कि वो 16 करोड़ रुपए देकर अपने बच्चे को बचा सके। और यही वजह है कि अपने लाडले को बचाने के लिए ये मां सरकार और जनता से मदद की गुहार लगा रही है। जितना जल्दी हो सके मेरे बच्चे को इंजेक्शन लगे, और सबसे हम हाथ जोड़कर ये कह रहे हैं कि मेरा बच्चा बस मेरे साथ रहे, मेरे सामने रहे, और इसे जनता के द्वारा मदद मिले, सरकार हमारी मदद करे ताकि मेरा बच्चा मेरे साथ रह पाए। सर, आयांश जिस दुर्लभ स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी से ग्रसित है, वो बड़ी तेजी से शरीर पर असर करता है और 2 साल की उम्र होते होते मौत हो जाती है। आयांश अभी 10 महीने का है और इसके पैर और गर्दन ने काम करना बंद कर दिया है।
बच्चा दिन पर दिन पीछे जाता है। ये प्रोग्रेसिव डिजीज है, मतलब धीरे धीरे रेस्पिरेटरी सिस्टम तक बच्चे का काम करना बंद कर देगा, खाना निगलना तक बच्चा बंद कर देगा और लास्टली सर मतलब ब्रीदिंग में भी इसको प्रॉब्लम हो जाएगा, सांस भी नहीं ले पाएगा ये। तो डॉक्टर ने बोला कि इसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी हार्डली 2 इयर्स है, 18 महीना से 2 साल तक। और सर हमारा बच्चा 10 महीने का हो चुका है। तो सर हमारे पास आप सोच सकते हैं हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है और ये इतना जल्दी सर पीछे जा रहा है ना, बहुत जल्दी। इससे सर पानी तक सड़कने लगा है। अयांश के माता पिता को इस दुर्लभ बीमारी की जानकारी बेंगलुरु के निमहंस में जांच कराने के बाद पता चली। बेंगलुरु के डॉक्टर ने अयांश के माता पिता को बताया कि इसके लिए एक इंजेक्शन की जरूरत है जो भारत में नहीं मिलता, इसे अमेरिका से मंगाना पड़ता है। डॉक्टर ने बेंगलुरु से पूरे परिवार को वापस पटना भेज दिया है और जल्द से जल्द इंजेक्शन लगाने की बात कही है। वो बोले कि आने वाले समय में 1-2 महीने के बाद हो सकता है कि सांस लेने में तकलीफ होगा, तो उसके लिए बोले कि एक मशीन आता है ऑक्सीजन का, वो आप ले लीजिए और वो लोकल डॉक्टर से अपना जो आपका बाल चिकित्सक डॉक्टर हैं लोकल पटना के, वो वहाँ से बेंगलोर से उनको बता देंगे कि कैसे कैसे उसको करना है। वो फिर जब भी दिक्कत होगा, या दिक्कत हो ही रहा है थोड़ा थोड़ा अभी से ही। अयांश के माता पिता ने बड़ी उम्मीदों के साथ बिहार सरकार और बिहार की जनता से अपने बेटे को बचाने के लिए मदद का हाथ बढ़ाने की अपील की है। न्यूज़ 18 के जरिए नेहा सिंह और अशोक कुमार सिंह ने पूरे बिहार से ये अपील की है कि जल्द से जल्द उन्हें आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाए, क्योंकि अयांश की तबीयत दिन व दिन बिगड़ती जा रही है। अयांश बिहार का पहला ऐसा बच्चा है जिसे यह दुर्लभ बीमारी लगी है। अयांश के माता पिता सरकार से, स्वास्थ्य मंत्री से और आमजनों से यह गुहार लगा रहे हैं, यह अपील कर रहे हैं कि उनकी मदद की जाए ताकि अयांश बचाया जा सके। न्यूज़ 18 खुद अपील करता है कि ऐसे दुर्लभ बीमारी से ग्रसित अयांश के जान बचाई जानी चाहिए और जितना हो सके इन्हें मदद पहुंचनी चाहिए। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।